नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम धारा 82, 83, 84 और 85 के बारे में अध्ययन करेंगे जो अध्याय 5 में उल्लेखित है। चलिए हम धारा 82 से प्रारंभ करते हैं। पिछली क्लास में हमने धारा 80 और 81 को पढ़ा था, जिसमें मूल बात हमने ये पढ़ी थी कि जो नगर पालिका निधि है उसमें से जो पैसा उसमें जो जमा होता है वो कहाँ और कैसे खर्च किया जाता है। और धारा 80 में ये बात उल्लेखित थी और धारा 81 में ये लिखा हुआ था कि बिना बजट की कोई भी नगर पालिका पैसा खर्च नहीं कर सकती। बजट में लिखा हुआ तो ही खर्च कर सकती, अन्यथा नहीं खर्च कर सकती। लेकिन हमने कुछ अपवाद पढ़े कि अचानक कुछ ऐसी महामारियां आ जाए, कुछ प्राकृतिक रीजन बन जाएं, तो उस आधार पर नगर पालिका पैसे खर्च कर सकती है। आज हम इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। धारा 82 का हम अध्ययन करते हैं। तो देखिए धारा 82 क्या कहती है कि लोकहित में तत्काल अपेक्षित सकर्मों यानी कार्यों के लिए नगर पालिका निधि में से अस्थायी संदाय। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि लोकहित में तत्काल, अगर सरकार ये कहती है कि लोकहित में ये कार्य करना है तो उस समय तत्काल उस समय नगर पालिका को पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अगर कौन कहती है? राज्य सरकार कहती है। तो जैसे मैं आपको इसको एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए स्टेट हाईवे बन रहा है शहर में और वहाँ पर अचानक बारिश आई और वहाँ पर हाईवे का काम चल रहा था, कंक्रीट लगी हुई थी। अचानक मान लीजिए वहाँ पर बहुत बड़ा खड्डा पड़ गया। अब जिससे क्या होगा कि लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और वहाँ पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो राज्य सरकार उस नगर पालिका को कहती है, जो मुख्य नगर पालिक अधिकारी होगा, उस नगर पालिका अधिकारी की ये ड्यूटी बनती है कि तुरंत राज्य सरकार के आदेश का पालन करते हुए नगर पालिका निधि में से 5 लाख रुपए निकालेगा और वहाँ पर जो उनके समस्त जो इंजीनियर है और जो कर्मचारी है वहाँ पर उनको लेकर जाना और उस खड्डे को भरवाना, ताकि उस सड़क का जो मरम्मत का कार्य वहाँ पर वो कंप्लीट हुआ, ताकि वहाँ पर रोड एक्सीडेंट नहीं हो सके और लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। एक बात तो ये। अब 5 लाख रुपए लगा और उसके अलावा एक्स्ट्रा जो भी छोटा मोटा जो खर्चा हुआ, जो लेबर जो चार्जेज रहा, जो वो सारा जोड़कर उस मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने राज्य सरकार को भेज दिया। तो राज्य सरकार उस बिल को क्या कर देगी? नगर पालिका को पेमेंट कर देगी। यानी ये आपने हमारा तुरंत काम किया था, 5 लाख रुपए आपका खर्चा हुआ मटेरियल का और आपका जो लेबर का चार्ज है ये 1 लाख रुपए, टोटल ये 6 लाख रुपए आपको वापस लौटा दिए जाते हैं। तो अचानक कोई जरूरत पड़ जाए कार्य के लिए तो अस्थायी रूप से वहाँ पर वो पैसा निकाला जा सकता है और बाद में राज्य सरकार वापस लौटा देती है, तो उस नगर पालिका निधि में वो पैसा वापस जमा हो जाता है। यही मूल सारांश है धारा 82 का। देखिएगा कि इसकी उपधारा 1 क्या कहती है कि राज्य सरकार की लिखित जो अधिपेक्षा यानी जो मांग है, यानी यदि राज्य सरकार लिखित में जो मांग है अधिपेक्षा करे तो नगर पालिका किसी भी समय मुख्य नगर पालिक अधिकारी यानी चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर जो होता है का काम शुरू करने के लिए कह सकती है। तो ठीक है ना। तो जैसे ही राज्य सरकार लिखित में ये मांग करेंगे कि वो हाईवे का खड्डा आप तुरंत भरवाइए, तो जो ये मुख्य नगर पालिक अधिकारी, नगर पालिका बोर्ड में कौन होगा? आपके ईओ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, नगर परिषद नगर निगम में जो आयुक्त यानी कमिश्नर होगा, वो काम को तुरंत शुरू करेगा, उसको सरकार कह सकती है। अब देखिए तत्काल जो अपेक्षित, जो भी अपेक्षा की गई है सकर्म यानी कार्य, यह काम ऐसा होना चाहिए जिससे राज्य सरकार लोकहित यानी जनता की भलाई में तत्काल अपेक्षित सकर्म यानी तुरंत जरूरी काम के रूप में प्रमाणित किया हो। जैसे मैंने हाईवे का आपको उदाहरण दिया ही है। अब देखिए नगर पालिका निधि से ये भुगतान होगा, तो वो जो उस खड्डे को भरने के लिए जो 5 लाख रुपए पेमेंट जो खर्च होगा वो किस में से होगा? नगर पालिका निधि में से। ऐसे जरूरी काम के लिए तुरंत नगर पालिका निधि में से ही पैसा खर्च किया जाएगा। और शर्त क्या है कि नियमित कार्य में हस्तक्षेप। अच्छा, एक चीज ये भी है कि जो नियमित कार्य का मतलब ये है कि नगर पालिका जो साफ सफाई का काम करती है और उसके अलावा अन्य ठेकेदारी का जो काम करती है पार्क की, तो वो काम रुकना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि साहब आपने 50 करोड़ का काम बता दिया, पता चला नगर पालिका का मुख्य काम जो है वो अटक जाएगा। तो राज्य सरकार को ये भी ध्यान रखना, अगर ऐसी बात है तो राज्य सरकार पहले पैसा डालेगी कि ये पहले पैसा पकड़ो, बाद में हिसाब बताने देना। तो देखिए ये भुगतान और काम तभी किया जाएगा कि जब इससे नगर पालिका के रोजमर्रा के नियमित कार्य में
असम्यक हस्तक्षेप या बिना वजह रुकावट के बिना ही ये किया जाना क्या है, संभव। यानी नियमित कार्य नगर पालिका का चलता रहना चाहिए, कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। सैनिक पूरा खजाना ही खाली करवा दिया राज्य सरकार ने कि स्टेट हाईवे पर यहाँ पर आप 100 करोड़ रुपए खर्च कर दो, बाद में हिसाब बना के भेज देना। वो बोलेंगे हमारे पास तो है ही नहीं इतना पैसा, और अगर हम है जो उसको खर्च कर देंगे तो नियमित कार्य हमारा कैसे होगा, तो वो बिगड़ना नहीं चाहिए। देखिएगा इसमें तो नगर पालिका निधि में से क्या होगा, भुगतान होगा, और कोई जरूरी काम है, ठीक है ना, तो इस विधि में से क्या निकलेगा, पैसा। कोई भी ऐसा जरूरी काम है तो इस बात का ध्यान। नियमित कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, यानी काम स्टॉप नहीं होना चाहिए। दैनिक नियमित कार्य, जैसे ये टेम्पो चल रहा है, अब इसके लिए डीजल के पैसे डेली के चाहिए, ठीक है ना, तो वहाँ पर ऑटो चल रहा है, घर पे साफ सफाई का कचरे के लिए लेने के लिए जाता है, तो ये व्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए। इसकी उपधारा 2 क्या कहती है, लागत और आनुपातिक स्थापन प्रभार का पुनर्भुगतान, यानी इस प्रकार किए गए समस्त कार्यों की लागत जो एक्चुअल जो कॉस्ट आएगी उस काम को कराने के लिए तो लगा आनुपातिक स्थापन प्रभार, यानी जो जितने अनुपात में जिस जिस मद पर जितना जितना, स्थापन प्रभार का मतलब जितना चार्ज लगा जिस जिस मुद्दे पर, है ना, वहां पर उसके अनुपात में वो सारा बिल बनाकर उस जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी है वो सरकार को भेजेगा। स्थापन खर्च, यानी किन किन चीजों पर स्टैब्लिशमेंट स्थापन खर्च हुआ, कि यहां तो खर्च हुआ ही है, एक एक मद को आप चेक कर लीजिए, राज्य सरकार उस पेमेंट को क्या करेगी, पैक करेगी, ठीक है ना। देखिए पहले पूरे किए गए समस्त कार्यों की लागत एक्चुअल कॉस्ट बताएगा वो, ठीक है ना। आनुपातिक स्थापन एक्चुअल कॉस्ट को भी फिर डिवाइड कर देगा, किस किस चीज पर कितना कितना पैसा खर्च हुआ, तो वो हो गया अनुपातिक स्थापन प्रभार। भाई ऐसे थोड़ी बोल देगा साहब 5 लाख रुपए लग गए, 5 लाख का हिसाब तो बताओगे आप, किस किस चीज़ पर कितना कितना पैसा खर्च हुआ, इंजीनियरों को इतना पेमेंट हुआ है, लेबर का इतना चार्ज हुआ है, इतना वहाँ पर रॉ मटेरियल आया है, ठीक है ना, और फिर राज्य सरकार उसको क्या कर देगी, नगर पालिका को पेमेंट कर देगी। अब देखिए जो वो पेमेंट आएगा, जैसे मान लीजिए 5 लाख रुपए तो रॉ मटेरियल आ गया और 1 लाख रुपए मान लीजिए लेबर का चार्ज हो गया, तो अब टोटल जो पैसा 6 लाख गया तो वापस उस निधि में क्या होगा, जमा। राज्य सरकार से मिलने वाला ये पूरा पैसा वापस नगर पालिका निधि में जमा कर दिया जाएगा, ताकि नगर पालिका का जो पैसा खर्च हुआ है उसकी वापस क्या हो सके, भरपाई। तो राज्य सरकार से आएगा और नगर पालिका की निधि में वापस क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, ऐसा धारा 83 कहती है। और इसके लिए देखिए वापस हम क्विक रिवीजन कर देते हैं कि ऐसा कोई भी काम कराना सरकार को, पहले लिखित में सरकार आदेश देगी नगर पालिका को, फिर चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर क्या करेगा, काम प्रारंभ करेगा, फिर वो अस्थायी भुगतान कर देगा जो भी पैसा होगा, फिर वापस वो लिख कर देगा इतना लागत इतना स्थापन ये प्रभार जो हुआ है, जो चार्जेज है, फिर वापस वो पैसा नगर पालिका निधि में, तो यहाँ से पैसा निकलता है और यहाँ आकर पैसा वापस जमा हो जाता है। तो धारा 82 में हमने वो पढ़ा। अब देखिए धारा 83 हमारी क्या कहती है कि नगर पालिका की सीमाओं के बाहर व्यय यानी उपगत, उपगत यानी जो व्यय यानी जो खर्च होता है सीमा के बाहर, जैसे देखिए ये हमारी नगर पालिका है, ये पूरी क्या है, नगर पालिका है। अब यहाँ से ये कुछ हिस्सा बाहर है, तो धारा 82 में तो हमने क्या पढ़ा, अभी धारा 82 में हमने ये पढ़ा कि जो पैसा खर्च हो रहा है, ठीक है ना, अचानक किसी मुद्दे पर, तो वो जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने खर्च कर दिया और वापस उस पैसे को राज्य सरकार की आदेश पर वापस राज्य सरकार उस पैसे को पेमेंट को दे देती है, नगरपालिका निधि में जमा हो गया, ऐसा 82 में लिखा हुआ है। अब 83 एक नई बात कहता है, क्या कहता है कि नगरपालिका जो है उसके क्षेत्र से बाहर पैसा नगरपालिका खर्च कर सकती है। अब बाहर कैसे कर सकती है, उसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि नगर सामान्यतः नगरपालिका अपने नगरपालिका क्षेत्र के भीतर ही कार्य करती है, सामान्यतः है नगरपालिका अपने नगरपालिका क्षेत्र के भीतर ही कार्य करती है, उससे बाहर कार्य नहीं कर सकती। लेकिन इस अध्याय में कहीं भी कोई भी दूसरी बात लिखे होने के बावजूद, ठीक है ना, कोई भी अन्य बात लिखे होने के मतलब उसमें क्या बात लिखी हुई है कि साहब अपने अधिकार क्षेत्र में ही आप कार्य कर सकते हैं, उसके बावजूद भी आवश्यकता होने पर नगरपालिका राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी, ये ध्यान रखना, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से नगरपालिका क्षेत्र की सीमा के बाहर भी खर्चा कर सकती है। यानी यहां से नगरपालिका का जितना भी, मान लीजिए यहाँ कोई एक मान लीजिए तालाब, यहाँ बड़ा डैम है, मान लीजिए यहाँ बड़ा क्या है, डैम है। अब ये जब भर जाता है
और ये अगर यहाँ से फूट जाता है, इसकी पाल जो होती है वो मान लीजिए टूट जाती है, तो उस दौरान यहाँ पर जो पानी आता है और इससे यहाँ पर जो नगर पालिका की जो निचली बस्तियाँ हैं ये पानी से क्या हो जाती है, डूब जाती है। अब नगर पालिका हर साल क्या करती है, वापस यहाँ मरम्मत कराती है, लोगों को घर बना के देती है, सड़कें फिर से बनाती है। तो नगर पालिका ने सोचा कि ये पानी आ कहाँ से रहा है, इस डैम से आ रहा है, तो क्यों ना हम इस डैम की पाल को ही हम ढंग से ठीक करवा दें ताकि ये पानी यहाँ पर नहीं आए। तो इसलिए अब अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाए, लेकिन इसके लिए पहले वो राज्य सरकार से क्या लेगी, पूर्व मंजूरी लेगी कि भाई हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, फिर भी इस डैम की वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, तो हम इसकी दीवार को पक्का मजबूत करवा देते हैं जिससे हमारी जो निचली बस्तियां हैं उनमें पानी ना आए और वो डूबे नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर यह हो गया कि ये यहाँ पर नगर पालिका क्या कर सकती है, ऐसा कार्य कर सकती है राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से। ठीक है, तो देखिए यह व्यय यानी खर्चा केवल नगर पालिका के मुख्य कृत्यों, मुख्य कृत्य आपको पता है किसमें, धारा 45 के तहत मुख्य कार्य। अन्य कार्य तो निधि में पैसा होगा तो होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो अन्य कार्य लिखे हुए हैं धारा 46 में और मुख्य कार्य लिखे हुए हैं धारा 45 में। तो देखिए मुख्य कार्यों जो है कृत्यों धारा 45 से संबंधित भौतिक आस्तियों जो असेट्स, अब ध्यान रखना इसका मतलब है केवल ये जो काम होगा जो नगर पालिका क्षेत्र से बाहर जाकर वे केवल स्थावर संपत्ति पर ही होगा। किस पर होगा, स्थावर। जैसे डैम एक स्थायी जगह हो गई उसके लिए होगा, चल के लिए नहीं होगा, जंगम के लिए नहीं होगा, केवल अचल यानी स्थावर के लिए होगा। तो देखिए भौतिक आस्तियों के निर्माण, सृजन और रख रखाव के लिए ही किया जाएगा। तो मैंने कहा एक डैम हो गया, तालाब जैसे हो गया, तो वो एक भौतिक आस्तियां हैं यानी स्थावर है, उसके लिए। ऐसा वह तभी किया जाएगा जब इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक है। भाई इस नगर पालिका अधिनियम जो 2009 है इसका उद्देश्य क्या है, लोगों के लिए नगर पालिका अच्छी व्यवस्था करे, सड़क की व्यवस्था करे, पानी की व्यवस्था करे, बिजली की व्यवस्था करे, साफ सफाई। अब आप नगर पालिका सड़क बनाती है, वो डैम से तालाब फूटता, पानी आता है और वो पूरी की पूरी सड़कें बहा कर ले जाती है, तो प्रॉब्लम तो हो रही है ना। तो अब वो उद्देश्य उनका पूरा नहीं हो पा रहा है, इसके कारण यहां पर इसको पक्का करना क्या है, जरूरी है। अर्थात राज्य सरकार की मंजूरी से नगरपालिका अपने मुख्य कार्यों से संबंधित परिसंपत्तियों यानी परिसंपत्तियों के निर्माण एवं रख रखाव के लिए नगरपालिका क्षेत्र के बाहर भी पैसा क्या कर सकती है, खर्च कर सकती है। ऐसी संपत्तियां जिनके निर्माण, ये एक संपत्ति है सरकार की है, ठीक है ना, इसके निर्माण के लिए, रख रखाव के लिए नगरपालिका अपने क्षेत्र से बाहर जाकर भी कार्य कर सकती है। आगे देखिएगा, यदि किसी शहर का जलाशय, जैसे कि एग्जाम्पल आपको दिया गया है यहाँ पर कि जलाशय जो है तो या उसका कचरा निस्तारण संयंत्र हो गया, यानी जो कचरा है यहाँ से शहर से क्या करना है, बाहर करना है, तो वहाँ पर एक संयंत्र लगाना है, ठीक है ना। शहर की सीमा से बाहर स्थित है और राज्य सरकार की मंजूरी मिलने पर नगर पालिका उसके निर्माण या रख रखाव के लिए खर्च क्या कर सकती है, पैसा खर्च कर सकती है। तो कचरे का फिर से निस्तारण करने के लिए यहाँ पर एक बड़ा प्लांट लगा दिया नगर पालिका क्षेत्र से बाहर जाकर, तो यहाँ पैसा खर्च कर सकती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बड़ा सा एक देखिए, यहाँ पर ये देखिए दीवार बना दी, यहाँ पर एक चादर, ताकि पानी, यहाँ गेट लगा दिए तो पानी धीरे धीरे निकले, और उसका भी एक मान लीजिए एक नहर टाइप एक रास्ता बना दिया ताकि कच्ची बस्तियों के अंदर वो पानी ना आए और शहर के बाहर बाहर ही वो पानी क्या निकल जाए, बाहर की तरफ निकल जाए। तो ये पैसा सरकार की मंजूरी मिलने के बाद ही खर्च किया जा सकता है। तो ठीक है, कौन करेगी, नगर पालिका। कहाँ करेगी, सीमा के बाहर। किसकी अनुमति से, राज्य सरकार की। और इसके लिए कुछ भौतिक आस्तियाँ जो है जिसमें स्थावर, इसको मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ, स्थावर जो संपत्तियाँ वहाँ पर कर सकते ताकि इस अधिनियम का उद्देश्य क्या हो, पूरा हो। अब देखिए धारा जो 84 है वो क्या कहती है कि विशिष्ट प्रयोजन, कुछ खास उद्देश्यों के लिए नगरपालिका निधि का अनन्य, विशिष्ट का मतलब एक प्रयोजन जो है यानी उद्देश्य कि एक कोई काम, सारे काम नहीं, किसी एक काम के लिए, ठीक है ना। अनन्य का मतलब क्या है, एकमात्र। अनन्य का मतलब क्या है, एकमात्र। इसका मतलब है कि जैसे मैं ये कहूं कि अन्न और प्लस अन्य, यानी अन्य है लेकिन आगे क्या लिखा गया है, अन्न लिखा गया, मतलब अनन्य यानी एकमात्र, यानी एक ही चीज है, सारे अन्यों की बात नहीं चल रही है। तो देखिए इस धारा में राज्य सरकार को शक्ति दी गई, किसको दी गई है, राज्य सरकार को शक्ति दी गई है कि वह नगर पालिका की आय या निधि के किसी भी विशेष भाग को किसी निश्चित
आय या निधि के किसी विशेष भाग को, यानी आय हो रही है किसी विशेष भाग को, है ना, किसी एक निश्चित कार्य के लिए, कि मान लीजिए कि आपकी आय हो रही है होर्डिंग के माध्यम से। किसके माध्यम से हो रही है? होर्डिंग के माध्यम से हो रही है। पिछली क्लास में भी इसका मैंने एग्जाम्पल देखा था। अब होर्डिंग के माध्यम से साल के मान लीजिए आपकी 50 लाख रुपए आ रहे हैं, तो एक विशेष भाग से आपकी क्या हो रही है? आय हो रही है। अब उस 50 लाख को एक निश्चित कार्य के लिए ही लगाना आपको, कि साहब ये होर्डिंग से जो भी पैसा आएगा, चाहे वो 50 लाख आए चाहे वो 40 लाख आए, इसका पैसा तो केवल हम शहर की रंग रोशन के अंदर ही लगाएंगे। जितने भी यहाँ पर सरकारी बिल्डिंगें वगैरह हैं, जो रोड पर डिवाइडर वगैरह, इनका अच्छे से रंग रोशन कराएंगे, वो होर्डिंग से जो पैसा आएगा उसी से कराएंगे। तो एक विशेष भाग से तो इनकम हुई, ठीक है ना, और उसमें एक जगह पर ही पैसा लगा रहा हो, तो विशेष खास उद्देश्य कि शहर चमकना चाहिए। अब उसके लिए हमने एक व्यवस्था कर दी कि होर्डिंग के लिए हमने बड़े बड़े क्या करें, खंबे लगा दिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर ऐड देवें और उसके माध्यम से आय होगी तो शहर को बहुत चकाचौंध शानदार कर देंगे रंग रोशन से। तो देखिए, तो उस कार्य के लिए आरक्षित कर दिया कि वो पैसा उसी कार्य के लिए रिजर्व हो गया, बस। अब होर्डिंग का पैसा दूसरी जगह खर्च नहीं होगा। कर सकती है राज्य सरकार जिस उद्देश्य के लिए राशि निर्धारित यानी चिन्हित करेगी, नगर पालिका उसी उद्देश्य के लिए ही उसका क्या करेगी? उपयोग। और इसमें भी क्या लिखा है कि राज्य सरकार जिस उद्देश्य के लिए वो राशि निर्धारित करेगी, कि राज्य सरकार भी कुछ कार्यों के लिए एक, जैसे राज्य सरकार ने मान लीजिए कुछ पैसा दिया, एग्जाम्पल के तौर पर, कि राज्य सरकार ने मान लीजिए 50 लाख रुपए दिए, और राज्य सरकार ने कहा कि ये 50 लाख रुपए आप पार्क की साफ सफाई के लिए ही खर्च करेंगे, यानी खास उद्देश्य के लिए देंगे कि जो पार्क है वो इतने क्लीन होने चाहिए, वहाँ इतने अच्छे पेड़ पौधे होने चाहिए, वहाँ ट्रैक होना चाहिए, बुजुर्ग वगैरह वहाँ पर आएँ, खेल कूद की वहाँ पर पूरी व्यवस्था हो, ताकि शहर में जो भागम भाग जो जिंदगी है लोगों की, वहाँ पर उनको प्रकृति के साथ कुछ रहने का मौका मिले। तो ये 50 लाख रुपए केवल आप पार्क को डेवलप करने पर ही लगाएंगे, उनके रखरखाव मरम्मत के लिए ही लगाएंगे। तो अब यानी राज्य सरकार भी तो पैसा देती है निधि के अंदर, तो वहां पर यह साफ कह दिया कि राज्य सरकार ने जिस उद्देश्य के लिए राशि निर्धारित कर दी कि यह पैसा आपको इसी काम के लिए दिया जा रहा है, तो नगर पालिका उसी उद्देश्य के लिए ही उसका क्या करेगी? उपयोग करेगी, ठीक है ना। उस 50 लाख को मनमर्जी की जगह नगर पालिका खर्च नहीं कर सकती, ठीक है। चलिए देखिए, एक बार राज्य सरकार ऐसा आदेश दे दे तो नगर पालिका उस राशि का उपयोग किसी अन्य कार्य में नहीं कर सकती, जिस कार्य के लिए बोला उसी में ही करेगी। इसकी उपधारा एक क्या कहती है? राज्य सरकार आदेश देकर नगर पालिका से कह सकती है कि निम्न में से किसी राशि का उपयोग केवल केवल किसी एक निश्चित कार्य के लिए ही किया जाए, है ना। एक एक्सक्लूसिव जो चीजें दी जाती है उसमें क्या क्या दी जाएगी कि नगर पालिका निधि किसी विशेष भाग को किसी निश्चित कार्य के लिए आरक्षित कर सकती है, ये हमने पढ़ चुके हैं। जैसे कुल निधि में से 10 लाख केवल पेयजल के लिए, कि सरकार ने पैसा दिया, उसने बोल दिया कि 10 लाख रुपए आप केवल पेयजल के लिए ही खर्च करेंगे, आप अन्य जगह खर्च कर ही नहीं सकते। तो ये 10 लाख रुपए क्या हो गया? आरक्षित हो गया। क्या हो गया? आरक्षित हो गया। बस यही आपको ये धारा मूल समझाती है। अब देखिए, किसी विशेष अनुदान का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए ही होगा जिसके लिए वे दिया गया। जैसे राज्य सरकार ने जो अनुदान दिया, अनुदान का मतलब पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया कि वो पैसा वापस नहीं देना पड़ता, नगर पालिका को डोनेट कर दिया सरकार ने। तो वो पैसा, जैसे मैंने उदाहरण दिया 50 लाख रुपए पार्क की साफ सफाई, तो बस वो वहीं के लिए ही पैसा खर्च होगा। उदाहरण के लिए जैसे स्वच्छ भारत मिशन के लिए 20 लाख रुपए दे दिए, तो ये राशि केवल स्वच्छता पर ही क्या होगी? खर्च होगी, दूसरी जगह नहीं होगी। देखिए, किसी विशेष आय जो अकाउंट हेड है या उसके प्रतिशत को किसी निश्चित कार्य के लिए निर्धारित किया जाता है। जैसे पार्किंग शुल्क से होने वाली आय का 50% केवल सड़क सुधार पर ही खर्च होगा। अब देखिए, अकाउंट हेड जो लेखा शीर्ष है, इसका मतलब क्या है कि जो नगर पालिका का जो अकाउंट तैयार होता है, पूंजीगत और राजस्व व्यय का दोनों का। पूंजीगत में क्या होता है कि ऐसी लंबी कुछ योजनाएं होती है, जैसे पुल बन रहा है, सड़कें बन रही है, लंबी बन रही है 2-3 साल, तो उसके लिए पूंजीगत अकाउंट बनता है। राजस्व का मतलब हो गया कि जो सालाना 12 महीने का है वो बनता है, जैसे सैलरी वगैरह हो गया। तो अकाउंट हेड मतलब जो अकाउंट तैयार होता है, जो उसमें से जो आय होती है, तो उसका कुछ प्रतिशत, जैसे मान लीजिए अकाउंट तैयार हो रहा है कि पार्किंग शुल्क से नगर पालिका को मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कि 100 रुपये प्राप्त होते हैं, तो 100 में से बोल दे कि भैया 50 रुपये केवल आप सड़क सुधार पर ही खर्च करेंगे। तो ये डिसाइड कर दिया, तो यहाँ पर इस प्रकार से ये पैसा खर्च कर सकती है।
नगर पालिका द्वारा प्राप्त किसी कर के हिस्से को किसी विशेष कार्य के लिए निर्धारित किया। कर के हिस्से को यानी जो टैक्स का जो हिस्सा है उसके लिए भी एक विशेष कार्य के लिए निर्धारित कर सकती है। जैसे संपत्ति यानी प्रॉपर्टी का टैक्स आया नगर पर 25% केवल वो स्ट्रीट लाइट के रखरखाव पर ही खर्च होगा। जैसे प्रॉपर्टी के लिए मान लीजिए पैसा, प्रॉपर्टी का पैसा 10 करोड़ रुपए मान लीजिए नगर पालिका के पास आया, तो उसमें से बोल दिया कि 2.5 करोड़ जो रुपया है वो आपको केवल स्ट्रीट लाइट के रखरखाव के लिए ही क्या होगा, खर्च होगा। तो कर का कुछ हिस्सा विशेष कार्य के लिए, तो विशेष कार्य हो गई स्ट्रीट लाइट हो गई। जैसे राज्य सरकार जिस उद्देश्य का निर्धारण करेगी, नगर पालिका उसी उद्देश्य के लिए उस राशि का क्या करेगी, उपयोग करेगी, ऐसा धारा 84 कहती है। और इसकी उपधारा 2 क्या कहती है कि राज्य सरकार इस व्यवस्था में उपधारा 1 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, उपधारा 1 में जो भी आपने सारे काम देखे, ठीक है ना, के लिए विभिन्न वर्गों का मतलब है कि हमारी 3 प्रकार की जो कैटेगरी हो गई। जैसे एक तो क्या हो गई, नगर पालिका बोर्ड, क्या हो गया, नगर पालिका बोर्ड, ठीक है। दूसरा हो गया हमारा नगर परिषद, और तीसरा हमारा हो गया नगर निगम। तो ये अकॉर्डिंग है ना, जैसे इनका जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग ही उसमें पैसा दिया जाएगा। अब जैसे अजमेर है वो स्मार्ट सिटी में आता है, तो अब वहां पर जो स्वच्छता के लिए अलग से वहां पर पैसा दिया जा रहा है, तो उसके लिए अलग प्रावधान होंगे। जैसे कोई खाटू श्याम जी है, वो छोटी एक नगर पालिका बोर्ड है, तो उसका छोटा एरिया है वहां पर, तो वहां पर कम पैसा दिया जाएगा। तो इसके लिए विभिन्न वर्गों की नगर पालिकाओं के लिए अलग अलग नियम बनेंगे। सबके लिए एक साथ नियम नहीं बन सकते। जो नगर पालिका बोर्ड है उनके लिए अलग नियम होंगे, नगर परिषद के लिए अलग होंगे, नगर निगम के लिए क्या होंगे, अलग होंगे। ऐसा उपधारा 2 में लिखा हुआ। फिर उनको काम बांटा जाता है कि आप इन मुद्दों पर इतना इतना पैसा इस विशेष कार्य के लिए आपको रिजर्व रखना पड़ेगा। अब देखिए जो हमने उपधारा जो हमने धारा 84 पढ़ी, उसकी उपधारा 2 है हमारे सामने। तो देखिए धारा जो 84 है वो कहती है कि राज्य सरकार जो है वो विशेष कार्यों के लिए निधि का जो उपयोग करने के लिए कह सकती है कि आप ये पैसा यहाँ पर पैसा खर्च करेंगे, इसके लिए हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं अनुदान के रूप में, ठीक है ना। देखिए इसकी उपधारा 1 में क्या है कि राज्य सरकार 4 प्रकार से निधि कर अनुदान का आरक्षण में उपयोग करना तय कर सकती है। इसमें 4 पॉइंट हमने पढ़े, तो जिन जिन मुद्दों पर पैसा जो है वो रिजर्व हो जाता है, ठीक है ना, बस वो पैसा वहीं आरक्षित जो है वहीं पैसा खर्च होगा। उपधारा 2 कहती है कि उपधारा 1 को लागू करने के लिए नगर पालिकाओं के लिए क्या बनाएगी, नियम, ठीक है ना। और नियम कौन बनाएगी, राज्य सरकार। कौन बनाएगी, राज्य सरकार। देखिए ये भी ध्यान रखना जो कैटेगरी कि हर नगर पालिका कैसे कैसे इनके लिए कार्य करेगी, पैसा कैसे खर्च करेगी, उसके लिए नियम भी कौन बनाएगी, राज्य सरकार बनाएगी। अब देखिए धारा 85 जो है वो क्या कहती है कि लेखाओं का प्रचालन यानी खातों को चलाना, जो नगर पालिका के जो अकाउंट्स हैं उनको चलाने के लिए क्या नियम है कि नगर पालिका निधि से संदाय मतलब आप जानते हैं पेमेंट यानी भुगतान राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार होगा। तो खातों से जो भी पेमेंट करेगी नगर पालिका, जो भी कार्य कराती है, तो उसके लिए जो रूल्स रेगुलेशन है वो कौन बनाएगी, राज्य सरकार बनाएगी। नगर पालिका स्वयं नियम नहीं बना सकती कि हम इन चीज़ों पर ऐसे ऐसे पैसा खर्च करेंगे। उसके लिए उन नियमों के आधार पर ही वो बजट वगैरह सब व्यवस्था करती है और उसी के अकॉर्डिंग कर सकती है। क्राइटेरिया कर दिया कि आपको पार्किंग जो शुल्क है वो मान लीजिए आपको किसी भी गाड़ी का आपको 50 रुपये से ज़्यादा नहीं लेना, तो अब नगर पालिका अपने हिसाब से 20 रुपया 30 टू व्हीलर का हो गया, किसी का 30 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती, ठीक है ना। तो अब देखिए कोई भी काम करवाती है, कोई बिल्डिंग बनवाती है, तो उसका भी एक तरीका है कि इतने इन नियमों को ध्यान में रखते हुए ही आप किसी को टेंडर दे सकते हैं और अपना काम करवा सकते हैं। वरना तो क्या होगा कि नगर पालिका तो अपनी मर्जी से जहाँ 10 लाख की बिल्डिंग बननी चाहिए वहाँ तो 50 लाख में टेंडर दे देगी किसी मिलने वाले को और वहाँ आराम से मिल बांट के खाएंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है ना। भुगतान की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस होगा वो वही होगा जो नियम निर्धारित है। जो भी ठेकेदार को पेमेंट का भुगतान होगा वो राज्य सरकार जो नियम बनाएगी उसके अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। और नगर पालिका अपने विशेष बात है कि अपने मन से भुगतान की प्रक्रिया तय नहीं कर सकती, वो तय कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी, ऐसा धारा 85 कहती है।
देखिए, तो भुगतान के लिए नियम कौन बनाएगी? राज्य सरकार। वो प्रक्रिया, भुगतान का तरीका भी कौन तय करेगी? राज्य सरकार। और नगर पालिका को उनका पालन करना ही पड़ेगा, वो खुद तय नहीं कर सकती। चलिए अभ्यास प्रश्न हम करते हैं। पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें धारा 80 और 81 हमने पढ़ा। आज हमने 82, 83, 84 और 85 पढ़ा। इन दोनों कक्षाओं के एक साथ यहाँ प्रश्न कराए जा रहे हैं। कारण यह है क्योंकि ये सारी धाराएं जो हैं वो एक दूसरे से कोरिलेटेड है, इसलिए एक साथ इनका प्रश्नों का अभ्यास है। तो देखिएगा पहला प्रश्न कि धारा 80 के अनुसार नगरपालिका निधि का उपयोग निम्नलिखित में से किन प्रयोजनों के लिए किया जाता है? तो इसके बारे में आपको बताना है कि धारा जो 80 है उसके लिए नगरपालिक निधि का उपयोग जो है निम्नलिखित में से किन प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है? तो देखिए, अधिनियमों के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु, बिल्कुल ये बात भी सही है। नियमों उपविधियों के क्रियान्वयन हेतु, ये बात भी सही है। आवश्यक प्रभारों, बिल्कुल चार्जेज, लागतों के भुगतान हेतु, ये बात भी सही है। और अन्य प्रवर्त विधियों के अधीन संदेही राशियों के भुगतान, बिल्कुल ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 1, 2, 3 एवं 4। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय यानी खर्चा धारा 80 के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से अनुमत नहीं है? 80 के अकॉर्डिंग प्रत्यक्ष रूप से अनुमत नहीं है, उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, ठेकेदार को भुगतान, बिल्कुल न्यायालय के आदेशानुसार भुगतान बिल्कुल करना पड़ेगा। कर्मचारियों को वेतन 80 के तहत ये भी है, ये भी है वेतन। ये राजनीतिक दल का चुनावी अनुदान ये नहीं हो सकता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य नियम के अनुसार नगरपालिका निधि से भुगतान तभी होगा जब, सामान्य नियम पूछा गया या विशेष नहीं पूछा गया है। सामान्य नियम के अनुसार नगरपालिका निधि से भुगतान तभी होगा जब वह बजट अनुदान में सम्मिलित हो, बिल्कुल ये बात भी सही है। संबंधित मद में पर्याप्त शेष राशि हो, ये बात भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 एवं 2 दोनों। भुगतान वाली बात यहां पर नहीं है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बिना बजट प्रावधान के भी भुगतान किया जा सकता? बिना बजट के प्रावधान के भी कहां कहां भुगतान कर सकते हैं? हमने इसको पूरा डिटेल से पढ़ा था। देखिए, कर की वापसी रिफंड, बिल्कुल। सिक्योरिटी डिपॉजिट, बिल्कुल। न्यायालय का कोई पालन है आदेश का, बिल्कुल। और कर्मचारियों का वेतन, ये सब बिना बजट के भी किया जा सकता है, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि बजट के बिना कोई भी नगरपालिका निधि में से खर्च नहीं होगा, लेकिन यहाँ बिना बजट प्रावधान के भी ये तो आपको खर्च करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट देखिएगा, यदि किसी नागरिक से गलती से नगरपालिका कर अधिक वसूल लिया गया हो तो बिना बजट प्रावधान के वापस राशि लौटाई जाएगी। गलती से आ गया है तो वो पैसा वापस रिफंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट, राज्य सरकार ने प्रमाणित किया कि किसी क्षेत्र में महामारी फैल गई है तो बजट राशि उपलब्ध नहीं है, तो नगरपालिका क्या करेगी? कि धारा 81 के अपवाद के अंतर्गत भी वो क्या करेगी? वह करेगी, क्योंकि 81 तो ये कहता है कि बजट में है तो ही पैसा खर्च कर सकती है, लेकिन अब यह महामारी फैल गई तो अपवाद में हमने जितने पॉइंट पढ़े कि वहां तो आपको पैसा खर्च करना ही पड़ेगा, चाहे प्राकृतिक आपदा आ गई, कोई महामारी आ गई, तो बिल्कुल यहां पर पैसा खर्च कर सकती है। धारा 82 के अनुसार कार्य तभी कराया जाएगा जब, धारा 82 के अनुसार कार्य तभी कराया जाएगा जब राज्य सरकार ने उसे लोकहित में आवश्यक प्रमाणित किया हो, नियमित नगरपालिका कार्यों में अनुचित बाधा ना आए। धारा 82 के अनुसार सरकार ने इसे लोकहित में आवश्यक प्रमाणित, बिल्कुल बात सही है। नियमित नगरपालिका कार्यों में अनुचित बाधा न आए, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 एवं 2 दोनों ही इसका क्या हो गया? राइट हो गया। निम्नलिखित में से किस कार्य पर धारा 83 लागू होगी? मैं हर क्वेश्चन के बाद पीछे हट जाता हूँ, आप थोड़ा सा इसको पढ़ा करो, इसीलिए मैं स्पीड रखा करो। इसमें हटने का रीजन ये है कि आप ढंग से उसको पढ़ सकें। तो देखिए, क्वेश्चन संख्या जो 8 है, निम्नलिखित में से किस कार्य पर धारा 83 लागू होगी?
तो 83 में क्या है, नगर पालिका सीमा, नगर पालिका सीमा से बाहर स्थित जलाशय का रखरखाव। बिल्कुल भाई, क्षेत्र से बाहर जाकर अगर कार्य करना है तो बिल्कुल कर सकती है, धारा 83 कहती है, लेकिन राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट, यदि राज्य सरकार ने संपत्ति कर, यदि राज्य सरकार ने संपत्ति कर का 25% स्ट्रीट लाइट रख रखाव हेतु निर्धारित कर दिया हो तो नगर पालिका 25% अगर निर्धारित कर दिया है तो नगर पालिका क्या करेगी, केवल उसी उद्देश्य के लिए ही उपयोग करेगी। जो फिक्स कर दिया सरकार ने कि जो टैक्स का पैसा आया 25% आपको स्ट्रीट लाइट पे, तो सरकार ने तय कर दिया तो नगर पालिका उसी उद्देश्य के लिए उस पैसे का क्या करेगी, उपयोग करेगी। और अंतिम प्रश्न आज का कि धारा 85 के अनुसार नगर पालिका निधि से भुगतान, 85 के अनुसार नगर पालिका निधि से जो भुगतान है वो कैसे होगा। अभी हमने धारा 85 में साफ पढ़ा था कि राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार, मतलब मन मर्जी से नगर पालिका भुगतान नहीं करेगी, जो नियम बना रखे हैं उसी प्रक्रिया के अकॉर्डिंग ही राज्य सरकार ने जो नियम बनाए उसी से ही भुगतान कर सकती है। चलिए, आज की कक्षा में हमने धारा 82, 83, 84, 85 और पिछली क्लास के जो धारा 80 और 81 वहाँ से लेकर 85 तक के हमने सारे प्रश्नों का भी अभ्यास किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।